चलिए आज के क्लास में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है फास्ट रिवीजन क्लास करेंगे आज के क्लास में, जो कि हम पीछे वाले क्लास में हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें फास्ट रिवीजन चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसमें पहला में हम चलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी का हिंदी होता है मुख गुहा। मुख गुहा के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है हमारा, तो होठ आ जाता है वगैरह, निचला जबड़ा। आपसे पूछेगा कि गतिशील कौन सा होता है, तो नीचे वाला जबड़ा जो होता है वह गतिशील जबड़ा होता है। नीचे वाला जबड़ा गतिशील जबड़ा होता है। और ये जो यूबुला कहने का मतलब है कि ये जो भी आकार का होता है ना, यही इसी को कहा जाता है यूबुला। भी आकार के जो अंदर हमारा थी में आगे में पढ़ेंगे कि भी आकार के कहाँ पाया जाता है, तो लार ग्रंथि इसी को कहा जाता है। चलते हैं आगे। अब हमारा आ गया सलेवरी ग्लैंड, जो कि हम मुख गुहा बकल कैविटी पूरा अच्छा से हम पढ़ा चुके हैं। पीछे वाले में आप देख लीजिएगा। जीभ का भाग जो जुड़ा होता है ना, जीभ जो जुड़ा होता है नीचे वाले, उसे कौन से किसके द्वारा, तो फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है कौन, तो जीभ। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे हम सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड अच्छा तरह से हम फिगर से समझते हैं। फिगर इसलिए लाएं ताकि आपको समझ में बहुत ज़्यादा आएगा फिगर से। सलेवरी ग्लैंड लगभग 1 से 1.5 लीटर सलेवरी ग्लैंड लगभग यानी 1 से 1.5 लीटर एक दिन में ये स्राव करते हैं, यानी लार ग्रंथि जो है स्रावित होता है। कितना, 1 से 1.5 लीटर। ये पूछता है कि कितना होता है स्रावित, तो 1 से 1.5 लीटर। लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 कहीं देगा तो कहीं 6.8। बट खाने से पहले या खाने के बाद लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। 6.5 से 7.5 हो जाता है। सलेवरी ग्लैंड कितना प्रकार के पाया जाता है, सलेवरी ग्लैंड जो स्रावित होता है लार ग्रंथिया में कितना, तो 3 यानी 4 गो स्रावित हो जाएगा। लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज तथा म्यूलिन, ये सब जो होता है ना, यही यानी लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। कौन, तो लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन, ये सब जो स्रावित होता है ना, वो किससे होता है, तो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। सबसे पहला टाइलिन जो स्रावित होता है, टाइलिन ये सर्वाधिक मात्रा में कौन स्रावित होता है, आपसे पूछेगा कि लार ग्रंथि में सर्वाधिक मात्रा में कौन स्रावित होता है, तो टाइलिन हो जाएगा। टाइलिन सर्वाधिक मात्रा में कौन स्रावित होता है, तो टाइलिन तथा डायस्टेज जो होता है ना, वो स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन हो गया, और डायस्टेज ये किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करने का काम कौन करता है, तो टाइलिन करता है। म्यूलिन आपसे पूछेगा कि भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है। भोजन को चिपचिपा कहने का मतलब कि लसलसा बनाने का काम कौन करता है, तो म्यूलिन हो जाएगा। भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है, तो म्यूलिन हो जाएगा। ये सब भोजन को चिपचिपा बनाता है कौन, तो म्यूलिन। आपसे पूछ लेगा कि किसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो आपका व्हेल एगो मछली है, व्हेल और प्लस मेढक, ये दोनों में जो होता है ना, वह लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा किसमें जो है लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से एगो किसी को दे देगा। तो किसमें लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है, तो व्हेल हो जाएगा और मेढक। व्हेल और मेढक में लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है। ये जो लार ग्रंथियाँ होती है, तीन गो निकलता है लार ग्रंथि, कितना, 3 गो। अब इसमें चलते हैं। पहला हो गया पैरोटिड सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल। आपसे पूछेगा ये लार ग्रंथियाँ से कितना निकलता है, 3 गो, यानी 3 ग्लैंड होता है लार ग्रंथियों में जुटा हुआ। पहला पैरोटिड सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पहला हम चलेंगे पैरोटिड जो होता है ना, दोनों कानों के नीचे होता है, यानी पैरोटिड कितना पाया जाएगा, 2 गो, दोनों कानों के जो है नीचे पाया जाता है कौन, तो पैरोटिड।
यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा होता है? तो पैरोटिड, सबसे बड़ी लार्जेस्ट जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होता है? तो पैरोटिड हो जाएगा। गलछुआ में यही प्रभावित होता है, गलछुआ में यही फूल जाता है, जिसके कारण? तो वायरस के कारण, वायरस को कहा जाता है विषाणु के कारण। आपसे पूछेगा कि सांप में जहर का काम कौन करता है? सांप में जहर का काम कौन करता है? तो यही पैरोटिड ग्लैंड ही सांपों में पाया जाता है, जो कि जहर का काम करता है। किसमें? तो सांपों में। आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो सब मैक्सिबुलर, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर में क्या चीज़ होता है? सब मैंडिबुलर जो होता है ना, वो जीभ के यानी जबड़े के मध्य में होता है। कौन? तो सब मैक्सिबुलर। सब मैंडिबुलर जो होता है जीभ के जबड़े में, यानी जीभ के जबड़े, सब मैंडिबुलर जो होता है ना वो जबड़े के यानी मध्य होता है। कौन? तो सब मैंडिबुलर। देखिए ये जो होता है ना, यही ब्लू कलर का जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। ये जो जोड़ा होता है ना, ये वास्टन नलिका के द्वारा जुड़ा होता है। ये जो जोड़ा होता है सब मैंडिबुलर डक्ट के द्वारा जुड़ा होता है। अगला हमारा तीसरा है, पहला पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड। आपसे पूछेगा कि सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? सबलिंगुअल ग्लैंड जो दोनों जीभ के दोनों ओर पाया जाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के दोनों ओर पाया जाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के दोनों ओर पाया जाता है। क्या चीज़? सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के दोनों ओर कौन पाया जाएगा? तो सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो जुड़ा होता है किस नलिका के द्वारा जुड़ा होता है? तो बर्थोलिन नलिका, इसी को कहते हैं रिविनस नलिका, और इसी को कहा जाता है लिंगुअल फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। कौन? तो सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो छोटी ग्लैंड होता है, तीनों ग्लैंड में से सबसे छोटा ग्लैंड कौन होता है? तो सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड होता है। कौन? तो सबलिंगुअल ग्लैंड। चलिए ग्लैंड को पहचान लीजिए, पता कर लिए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। आपसे पूछेगा पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? कान के नीचे पाया जाता है, दोनों ओर पाया जाता है। और सब मैंडिबुलर कहाँ पाया जाता है? तो जबड़ा के नीचे पाया जाता है। और सबलिंगुअल कहाँ पाया जाता है? तो जीभ के दोनों ओर पाया जाता है। ये पूछता है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ टीथ में चलते हैं। दांत, दांत कितना प्रकार के होता है? दांत 4 प्रकार के पाया जाता है। दांत कितना प्रकार के पाया जाता है? तो 4 प्रकार से पाया जाता है। पहला इंसीजर। आपसे पूछेगा कि इंसीजर की संख्या कितना होती है? दांतों का सबसे पहले ये जानिए कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन जो कहलाता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या चीज़ कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का जो क्षरण होता है किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। दांतों में क्या चीज़ पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट C3PO4 के होल 2 लगभग ये सूत्र होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, यानी दांतों में क्या चीज़ पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा। दांतों का क्षरण किसके कारण होता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण। आपसे पूछेगा कि दांतों का सबसे कठोर भाग कौन होता है? तो इनामेल। कौन होता है? दांतों का सबसे कठोर भाग यानी ऊपरा भाग जो उजला दिखाई पड़ता है वह कौन होता है? तो इनामेल होता है। उसके नीचे जो उसके मध्य यानी उसके जो अंदर पाया जाता है ना वह डेंटाइन पाया जाता है। यानी इनामेल के अंदर जो पाया जाता है वही डेंटाइन पाया जाता है। आगे चलेंगे, इनामेल जो होता है वो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कौन? इनामेल। इनामेल में 98% जो होता है उन्हें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कितना? 98%, लगभग 98% कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बना होता है। कौन? तो दांत। सबसे पहला दांतों को कितना भागों में बांटा गया था? आप चलेंगे दांतों के 4 भागों में बांटा गया था, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांतों को कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 भागों में बांटा गया। आपसे पूछेगा कि इंसीजर की संख्या कितने होते हैं? इंसीजर की संख्या 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे, यानी 8 गो। एक कैनाइन जो होता है ना ये बहुत नुकीला दांत होता है। कौन? तो कैनाइन। कैनाइन नुकीला दांत होता है। आपसे पूछेगा इंसीजर की संख्या कितना? 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे, यानी 8 हो जाएगा इंसीजर। और कैनाइन, कैनाइन एक एक दोनों तरफ पाया जाता है, यानी 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, यानी 4 गो हो जाएगा कैनाइन।
आपसे पूछेगा कि प्रीमोलर की संख्या कितना है। प्रीमोलर का भी 2 गो, देखिए इस साइड 2 गो रहेगा और 2 गो इस साइड रहेगा, यानी 4 गो, ऊपर 4 गो और नीचे 4 गो, यानी 8 गो हो जाएगा। और ये आपका मोलर की संख्या पूछेगा कितना है, तो मोलर की संख्या ये देखिए 3 गो ऊपर, 3 के नीचे, 3 गो यानी 3 गो यहाँ, 3 गो यानी 6 गो, 6 गो ऊपर 6 के नीचे, यानी 12 गो हो जाएगा। यानी आपसे इंटीजर की संख्या 8 गो, कैनान की संख्या कितना, तो 4 गो, प्रीमोलर की संख्या 8 गो और मोलर की संख्या 12 गो। मोलर की संख्या 12 गो। आपसे पूछेगा ये, मतलब आप ये जान गए। अब हम एडल्ट में दंत फार्मूला क्या चीज़ होता है, तो एडल्ट में दंत फार्मूला हो जाएगा 21 23 21 23 21 23। इसका हम ट्रिक भी बताए थे, जो कि पीछे क्लास में देख लीजिएगा, उसमें बताया हुआ है अच्छा से। और बच्चों में कितना होता है, बच्चों में हो जाता है 21 0 2। बच्चों में जो होता है ना एडल्ट फार्मूला यानी दंत फार्मूला कितना होता है, तो 21 0 2। बच्चों में कितना, एडल्ट में जो है, एडल्ट कहने का मतलब है कि वयस्क मानव में दंत फार्मूला 21 23 और बच्चों में तो 21 0 2। आगे की ओर चलते हैं। आपसे दूध के दांत पूछेगा कितना है, दूध के दांत 20 गो हो जाता है। आपसे पूछेगा पूरा जीवन काल में दांत कितना आता है, पूरा मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 52। पूरा मानव जीवों में काहे कि 32 दांत खुद रहता है और 20 दांत दूध वाला दांत यानी दोबारा आता है, तो 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। और दांतों की संख्या कुल कितना 32। आपसे पूछेगा सबसे अधिक दांत किस में पाया जाता है, तो मच्छर में 47 दांत पाया जाता है। किस में, मच्छर में 47 दांत पाया जाता है। गाय भेड़ में तो 32 गो और सुअर और घोड़ा में 44 दांत पाया जाता है। आगे चलते हैं। ऑस्थोफेगस, मुंह से जब भोजन जाता है कहाँ, ऑस्थोफेगस के माध्यम से। ऑस्थोफेगस इसी को कहा जाता है, इसी को कंठ से सीधे ऑस्थोफेगस। ऑस्थोफेगस के बाद ऑस्थोफेगस का हिंदी हो जाता है ग्रास नली। इसके बाद जाए स्टोमच। स्टोमच कहने का मतलब है पेट, इसी को कहा जाता है स्टोमच, पेट कहिए या फिर आमाशय कहिए। किसको, इसी को स्टोमच को ही कहा जाता है, पेट कहिए आमाशय कहिए, इसी को सब कहा जाता है। स्टोमच का कितना भाग हो जाता है, स्टोमच का जो पाया जाता है वह 3 भाग पाया जाता है, फंडिक पाइलोरिक ड्यूडेनम, यानी फंडिक पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक पाइलोरिक, ये 3 भाग पाया जाता है। किसका, तो अमाशय का कितना भाग पाया जाता है, 3 भाग। अमाशय में कितना भाग पाया जाता है, तो 3 भाग पाया जाता है। किसका, अमाशय का। पहला हो जाएगा कार्डियक फंडिक पाइलोरिक। कार्डियक सबसे पहले हम कार्डियक देखेंगे। कार्डियक में जो होता है ना एचसीएल का निर्माण होता है, कार्डियक में ही जो होता है ना एचसीएल का निर्माण होता है। कार्डियक ये भाग होता है, यहीं पर जो है एचसीएल का निकलता है। कहाँ से, कार्डियक से। आपसे पूछेगा कि अमाशय के कौन से भाग से एचसीएल का स्रावित होता है, तो कार्डियक से। किससे, तो कार्डियक से। कार्डियक से टाइलिन के प्रभाव को कौन समाप्त कर देता है, तो एचसीएल। हम बता चुके हैं कि टाइलिन के प्रभाव को कौन समाप्त करता है, एचसीएल। एचसीएल जो होता है ना वह टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। कौन, तो एचसीएल। एचसीएल टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है, जिससे भोजन अम्लीय बना देता है। कौन, एचसीएल भोजन को अम्लीय बना देता है तब। और आपसे पूछेगा कि एंजाइम की क्रियाशीलता को कौन बढ़ा देता है। एंजाइम की जो होता है ना क्रियाशीलता को कौन बढ़ा देता है, तो यही एचसीएल ही बढ़ा देता है। आगे चलेंगे। फंडिक, कार्डियक हो गया। फंडिक से क्या चीज़ है, तो ये फंडिक में जो होता है ना कांटेनुमा रचना पाई जाती है। कहाँ, तो फंडिक में ही कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं रोजी। फंडिक में रोजी जो पाया जाता है ना, फंडिक में रोजी पाया जाता है, जो भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। भोजन को रोक कर रखने का काम कौन करता है, तो फंडिक भाग ही करता है। भोजन को रोकने का काम कौन करता है, फंडिक। अगला हमारा आ गया पाइलोरिक, ये जठर रस निकालता है। जठर रस का स्राव कौन करता है, तो पाइलोरिक। जठर रस का स्राव कौन करता है, तो पाइलोरिक हो जाएगा आपका। जठर रस का स्रावित करता है कौन, तो पाइलोरिक। आपसे पूछ लेगा इस तरह से, जठर रस में क्या चीज़ पाया जाता है। जठर रस में आपका हो गया रेनिन और पेप्सिन, ये दोनों पाया जाता है। किसमें, तो जठर रस में क्या चीज़ पाया जाता है, तो रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम क्या चीज़ है,
रेनिन का काम है कि दूध को पचाना। दूध को पचाने का काम कौन करता है? तो रेनिन करता है। रेनिन दूध को पचाने का काम करता है। जबकि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ना, वाइट रंग किसके कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन के कारण। लेकिन दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है, प्रोटीन के कारण। दूध का आपसे पूछेगा कि सफ़ेद रंग, तो कैसीन प्रोटीन के कारण। लेकिन दूध का पीला रंग तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण। और आगे ये चलेंगे। पेप्सिन जो होता है ना, पेप्सिन किसको पचाता है? तो प्रोटीन को। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को किस में बदलता है? तो पेप्टोन में बदलता है। कौन? पेप्सिन जो होता है ना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन? तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन प्रोटोन यानी पेप्सिन जो होता है ना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। कौन? तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आगे हम पढ़ेंगे। और यानी पेप्सिन जो होता है ना, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। लेकिन पेप्टोड को आपसे पूछेगा कि पेप्टोड को पेप्टाइड में कौन बदलता है? पेप्टोड को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो हम पीछे वाले क्लास में बताते हैं कि पेप्टोड को पेप्टाइड में कौन बदलता है। तो हो जाएगा कौन? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। कौन? तो ट्रिप्सिन। और आपसे पूछेगा कि पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? तो इरप्सिन हो जाएगा। कौन? तो इरप्सिन। चलते हैं आगे की ओर। जब भोजन छोटी आंत में चला जाता है, जब भोजन जब भोजन अब यानी स्टोमच पार हो गया, स्टोमच हम पढ़ चुके हैं। स्टोमच के बाद भोजन कहाँ आ जाएगा? छोटी आंत में। स्टोमच के बाद भोजन छोटी आंत में आ जाएगा। तो उस समय भोजन किस अवस्था में रहेगा? तो कायम की अवस्था में। आपसे पूछेगा कि स्टोमच के बाद यानी अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आता है, तो वह भोजन उस समय किस अवस्था में रहता है? तो कायम की अवस्था में रहता है। कायम के अवस्था में रहता है। अब हम चलेंगे छोटी आंत। अब भोजन यानी अमाशय के बाद छोटी आंत में आएगा। आपसे पूछेगा कि छोटी यानी शाकाहारियों में आंत की लंबाई मांसाहारियों की अपेक्षा क्या चीज़ होता है? अधिक होता है। अधिक यानी होता है कि उसका लंबाई जो होता है वो अधिक होता है कि कम होता है? क्या चीज़ होता है? तो शाकाहारी जो होता है ना, उसका मांसाहारी की तुलना में जो आंतों की लंबाई होती है वह अधिक होती है। अब आगे हम छोटी आंत में चलेंगे। छोटी आंत की लंबाई आपसे पूछेगा कितना है? तो 6 से 8 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर। जबकि पूरा आहार नाल की लंबाई कितना था? तो 10 मीटर था। सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। ये पूछता है। छोटी आंत का कितना भाग हो जाता है? 3 भाग। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के कितना भाग? 3 भाग। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम ये आपको जो पीला कलर का दिख रहा है वो ड्यूडेनम हो जाएगा। जेजुनम ये जो नीला कलर का है ये जेजुनम है। और ये इलियम ये जो कलर का ये इलियम हो जाएगा। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इससे पहले हम ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम के पहले हम अगर जो यकृत को जान ले तो अच्छा रहेगा। लीवर, यकृत को हम जान लेते। लीवर की जो लीवर कितना यानी केजी का होता है? तो 1.5 केजी का लीवर होता है। सबसे ये जो पूछता है आपसे कि लीवर में किसका निर्माण होता है? तो पित्त का। लीवर में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन पित्त का संचय कहाँ होता है? तो ये गोल ब्लैडर, यहीं पर गोल ब्लैडर पाया जाता है। लीवर के जस्ट नीचे देखिए गोल ब्लैडर आपको पाया जाएगा। लीवर के जस्ट नीचे यहीं पर गोल ब्लैडर पाया जाता है। लीवर के जस्ट नीचे यहाँ देखिए गोल ब्लैडर पाया जाता है। किसमें? तो गोल ब्लैडर में। आपसे पूछेगा कि ऐसा शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो क्षतिग्रस्त भागों को तुरंत में ठीक कर लेता है? तो ये लीवर हो जाएगा। क्योंकि लीवर में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम पाए जाने के कारण यह तुरंत में अपने विकसित कर लेता है। आपसे पूछेगा कि सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है? तो ब्रेन में जो होता है ना, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। कहाँ? तो ब्रेन में। और सेंट्रोसोम कहाँ अधिक पाया जाता है? तो लीवर में, क्योंकि वह तुरंत में विकसित कर लेता है अपना कोशिका। कहाँ? तो लीवर में। पित्ताशय। अगला चलेंगे पित्ताशय। लीवर के जस्ट नीचे पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर होता है। पित्ताशय का काम क्या चीज़ होता है कि पित्त को
मतलब पित्त निर्माण कौन करता है, तो लीवर निर्माण करता है। लेकिन जमा कहाँ हो जाता है, तो पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर में आके जमा हो जाता है। उसी को कहा जाता है, गॉल ब्लैडर को ही कहा जाता है पित्ताशय। यहाँ पे जो होता है ना वो आके जमा हो जाता है। आपसे पूछेगा कि स्टोन कहाँ होता है। स्टोन जो होता है ना, स्टोन जिसे कहा जाता है पत्थरी, स्टोन कहाँ होता है, तो स्टोन गॉल ब्लैडर में ही होता है। स्टोन कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। अगर जो स्टोन में पत्थरी हो गया तो उसको काट कर निकालना होता है, काट कर निकालना होता है। नहीं तो अल्ट्रासोनिक विकिरणों द्वारा जो होता है ना उसको शल्य चिकित्सा के बिना शल्य चिकित्सा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अल्ट्रासोनिक विकिरणों के द्वारा उसको गला दिया जाता है, अल्ट्रासोनिक विकिरणों के द्वारा। पित्त एंजाइम जो होता है ना वो पित्त एंजाइम ना रहते हुए भी, यानी कि पित्त जो होता है ना एंजाइम ना रहते हुए भी ये पाचन का क्रिया करता है। कौन, पित्त। पित्त आपसे पूछेगा कि आप पित्त एंजाइम है, तो नहीं, पित्त एंजाइम नहीं है, ये फिर भी पाचन की क्रिया करता है। ये पूछता है कि कौन, यानी एंजाइम ना होते हुए भी पाचन की क्रिया करता है, तो कौन हो जाएगा, तो पित्त हो जाएगा। कौन, तो पित्त। पित्त का हिंदी क्या चीज़ होता है, वायल जिसे कहते हैं, वायल, पित्त। ये मनुष्य में प्रतिदिन लगभग पित्त का स्राव कितना होता है, तो 600 ml। ये पूछता है कि मनुष्य में पित्त का स्राव कितना ml होता है, 600 ml। मनुष्य में जो पित्त का स्राव होता है वह कैसा होता है, तो 600 ml। आपसे पूछेगा कि पित्त का कलर कैसा होता है, पीला कलर। आप यहाँ देखिएगा कि पित्त का कलर कैसा है, पीला कलर का होता है। पित्त का कलर पीला कलर का होता है। पित्त का कलर कैसा होता है, तो पीला कलर का होता है। पित्त का पीएच मान आपसे पूछेगा कितना होता है, तो 7.8 से 6 यानी 8.5 तक होता है, यानी क्षारीय होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.8 से 8.5 हो जाएगा। 7.8 से 8.5 किसका, पित्त का हो जाएगा। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में जो होता है ना कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी यह पाचक की यानी पाचक की तरह काम करता है। कौन, तो पित्त। पित्त रस में पित्तवर्णक पाया जाता है। पित्त रस में पित्तवर्णक पाया जाता है जिसको कहते हैं बिलिरुबिन। बिलिरुबिन पाया जाता है तथा बिलिरुबिन पाया जाता है किसमें, तो पित्त में। आपसे पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो आपको बताए थे KETA, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसका जो अवशोषण करता है कौन करता है, इसका जो अवशोषण करेगा कौन करेगा, तो यही गॉल ब्लैडर ही करता है। गॉल ब्लैडर ही, यानी जो वसा होता है, वसा का जो पाचन करता है कौन, अवशोषण करता है कौन करता है, तो गॉल ब्लैडर ही करता है। गॉल ब्लैडर ही करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर जो किसी मानव से यानी गॉल ब्लैडर को काट कर निकाल दिया जाए, गॉल ब्लैडर का हिंदी होता है पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाए, तो उसमें क्या चीज़ यानी विकार पैदा होगा, तो उसमें जो होता है ना वो वसा का पाचन नहीं कर पाता है। शरीर में वसा तो खाएगा मगर उसका पाचन नहीं कर पाएगा। कौन, तो शरीर। यानी कौन सा वसा का पाचन करता है, तो गॉल ब्लैडर। बस इसको काट के ही आप निकाल दिए हैं तो पाचन कहाँ से करेगा, क्योंकि इसमें जब पथरी यानी स्टोन जब इसमें हो जाता है तो इसी को काट कर निकाल दिया जाता है। अब हम पहला भाग में चलेंगे, छोटी आंत में। छोटी आंत में पहला भाग में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत का कितना भाग, क्योंकि यहीं पर आपका पाया गया था लीवर। लीवर के जस्ट नीचे था आपका पित्ताशय। तो भोजन का आपसे पूछेगा ग्रहणी का आकार कैसा होता है, तो ग्रहणी इसी को ड्यूडेनम का आकार कैसा होता है, तो यू आकार का ड्यूडेनम का आकार होता है। ड्यूडेनम का आकार किस रूप में होता है, तो यू आकार में। आपसे पूछेगा कि अमाशय के बाद भोजन, जब अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत के ड्यूडेनम में आता है, अमाशय के बाद जब भोजन छोटी आंत के ड्यूडेनम में आता है तो यह भोजन किस रूप में रहता है, तो आप सबको बता चुके हैं कि कायम के रूप में रहता है। भोजन जो होता है वह कायम के रूप में रहता है। भोजन किस रूप में रहता है, तो कायम के रूप में रहता है। अगला हम चलेंगे ड्यूडेनम से जो होता है ना ड्यूडेनम से यानी दो प्रकार के यहाँ पे जो होता है हार्मोन निकलता है। दो प्रकार के हार्मोन निकलता है ड्यूडेनम से। दो प्रकार के हार्मोन निकलता है, वो कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया, एक हो जाएगा आपको तो सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन एगो सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या चीज़ करता है कि जो लीवर के नीचे रहता है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय को उत्तेजित करता है। यानी ये लीवर के जो नीचे होता है पित्ताशय, इसको उत्तेजित कौन करता है, तो
कोलेसिस्टोकाइनिन कि तुम जो है ना यानी पिताशय को बोलता है कि तुम अपना यानी पित्त निकालो जिससे भोजन में मिल सके ताकि भोजन पाचन अच्छा से हो सके। ये निकालने का काम कौन उत्तेजित करने का काम कौन करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन करेगा। आपसे पूछ लेगा कि गोल ब्लैडर से पित्त निकालने का के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन ये उत्तेजित करेगा। और आगे जो आता है सिक्रेटिन हार्मोन यहाँ जस्ट इसके पीछे रहेगा जो पेनक्रियाज को जो है ना वो उत्तेजित करने का काम कौन करता है? तो सिक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करने का। यानी आपसे पूछेगा कि जो पेनक्रियाज यानी जो अग्नाशय यानी इसी को कहते हैं अग्नाशय रस निकालने के लिए कौन उत्तेजित करता है? तो सिक्रेटिन हो जाएगा। जबकि पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन उत्तेजित करता था? कोलेसिस्टोकाइनिन हो जाएगा। अगला हम चलेंगे। आपको हम बता चुके हैं कि ये जो अग्नाशय से 3 रस निकलता है LAT ये फार्मूला यानी ये आपका ट्रिक है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन आपको हम पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं ये सब, उसमें देखिएगा कि पेनक्रियाज से 3 रस निकलता है LAT लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। आपका पूछ लेगा कि यानी प्रोटीन को आपको हम पहले बता चुके हैं, अभी यही वीडियो में जस्ट बताए हैं कुछ समय पहले कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो ट्रिप्सिन। लेकिन आपसे पूछेगा कि स्टार्च को शर्करा में कौन तोड़ता है? स्टार्च को जो होता है ना शर्करा में कौन तोड़ता है? शर्करा खाने का मतलब है यानी कि शर्करा खाने का मतलब है ग्लूकोज भी खा सकते हैं। तो स्टार्च को शर्करा में कौन तोड़ता है? तो आपका हो जाएगा तो एमाइलेज हो जाएगा। स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम कौन करता है? तो एमाइलेज हो जाएगा। अगला LAT 3 गो था तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन हम पढ़ चुके हैं, एमाइलेज पढ़ चुके हैं, लाइपेज चढ़ेंगे। लाइपेज जो होता है ना वो यानी लाइपेज जो होता है ना वसा को बसीय अम्ल तथा किस में तोड़ता है? तो ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। लाइपेज जो होता है ना किसको तोड़ने का काम करता है? तो वसा को। लाइपेज किसको पचाता है? तो वसा को जो होता है ना वो बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। कौन? तो लाइपेज किसको यानी पचाता है? तो वसा और ग्लिसरॉल को। कौन? तो लाइपेज। और इसमें हम चल रहे थे छोटी हाथ में ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम किससे निकलता है? यानी यहीं से निकलता है हमारा 2 प्रकार के हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन एगो सिक्रेटिन हार्मोन। कहाँ से? ड्यूडेनम से 2 प्रकार कोलेसिस्टोकाइनिन एगो सिक्रेटिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजित करता है? तो गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर कहने का मतलब है कि पित्ताशय को। और सिक्रेटिन किसको उत्तेजित करता है? तो यहीं पर पाया जाता है हमारा क्या चीज़? अग्नाशय रस को यानी अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय रस को उत्तेजित करता है। कौन? तो सिक्रेटिन। अगला हम चलते हैं इलियम में। भोजन ड्यूडेनम से जब ज्यूजेनम में जाता है तो ज्यूजेनम में कोई कार्य नहीं करता है, ज्यूजेनम का कोई कार्य नहीं है। बट अगला आता है इलियम में। जब भोजन इलियम में आता है अंतिम रूप से पाचन भोजन कहाँ होता है? आपसे पूछेगा तो इलियम में, छोटे हाथ के इलियम में, क्योंकि छोटे हाथ के 3 भाग ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम में पाया जाता है। इलियम में अंतिम रूप से भोजन आता है। ये जो इससे जो आंतरस निकालता है ना वो इस आंतरस को क्या चीज़ कहा जाता है? यानी कहने का मतलब है कि छोटी आंत से जो रस निकालता है उस रस को क्या चीज़ कहा जाता है? तो सक्कस इंट्रिकस कहा जाता है। सक्कस इंट्रिकस कहा जाता है। हाथ से जो निकालता है उसको क्या चीज़ कहता है? सक्कस इंट्रिकस। आपको हम पहले बता चुके हैं कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो पेप्टाइड बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। और प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्टाइड बदलता है। इस तरह से नहीं हम बताएं, आपको बताए थे कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? चलते हैं। आपसे पूछ लेगा कि जो होता है ना पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है?
ट्रिप्सिन बता चुके हैं। ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलेगा ट्रिप्सिन, लेकिन पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलेगा? पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलेगा? तो यानी इरप्सिन। जो कि पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, वो उसको देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसको देख कर ही ये वीडियो देखिएगा तो और बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हम चलेंगे लाइपेज। लाइपेज जो होता है ना वो वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज। अब माल्टेज ये सब जानते हैं, माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है, लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है। और छोटी आंत का जो अंतिम भाग ये इलियम होता है ना, यहीं पे एक भिलाई पाया जाता है। भिलाई कहने का मतलब है कांटेनुमा रचना पाया जाता है, यानी छोटी आंत की जो दीवारों में इस तरह से रहेगा ना, यहीं पे यानी भिलाई इस तरह से पाया जाएगा। यहीं से यानी भोजन का अवशोषण करता है। कहाँ? भिलाई में भोजन का अवशोषण चूसने का काम करता है, यानी उसमें जो भोजन से मतलब जो वगैरह प्रोटीन वगैरह उसको चूसने का काम कौन करता है? तो यही करता है, यानी छोटी आंत के भिलाई में। यही जब ये भोजन का यानी अवशोषण करके ये कहाँ भेजता है? तो लीवर में। लीवर में भेजता है, तो यही शरीर को मतलब सगरों भेजता है। आपसे पूछे, अब आगे हम चलते हैं। जब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करती है, जब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करेगी, यानी छोटी आंत से भोजन है ना, जब बड़ी आंत में ये प्रवेश करेगी तो उसको क्या चीज कहा जाता है? काइल कहा जाता है। काइल कहा जाता है। बट हम बता चुके हैं कि जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश किया था उसको क्या चीज कहते थे? काइम। उसको कहते थे काइम। लेकिन जब छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो उसको कहा जाता है काइल। उसको क्या चीज कहा जाता है? तो काइल। आगे हम चलते हैं बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। आपसे पूछेगा कि बड़ी आंत में चलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में आपसे पूछ लेगा कि पानी का पाचन कहाँ होता है? पानी का पाचन, तो पानी का पाचन जो होता है ना वो बड़ी आंत में, लेकिन भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, लेकिन पानी का पाचन होता है आपको बड़ी आंत में। ठीक है। और बड़ी आंत में एक और बहुत बीबीआई है, विटामिन बी का भी पाचन होता है, यानी विटामिन बी का भी निर्माण होता है। कहाँ? तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में किसका निर्माण होता है? तो विटामिन बी का निर्माण होता है। कहाँ? तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में किसका निर्माण होता है? तो विटामिन बी का निर्माण। तो ये पूछता है बहुत बीबीआई, जल का भी अवशोषण कौन करता है? तो विटामिन, यानी जल का भी अवशोषण कौन करता है? तो बड़ी आंत। और विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है? आपसे पूछ लेगा कि विटामिन बी, शरीर में विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत हो जाएगा। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम कोलोन रेक्टम। अगला हो जाएगा रेक्टम। बड़ी आंत के 3 भाग, सीकम कोलोन रेक्टम। छोटी आंत के बाद जो भोजन प्रवेश करता है वह सीकम में प्रवेश करता है। छोटी आंत के बाद जो भोजन प्रवेश करता है वो कहाँ करता है? तो सीकम में। सीकम पेट के जो होता है दाहिनी ओर होता है। पेट के दाहिनी ओर कहने का मतलब है जिस हाथ से आप खाते हैं वो दाहिने हाथ है, यानी उसी के नीचे जस्ट रहता है, दाहिने ओर होता है। इसी के नीचे, सीकम के नीचे ही अपेंडिक्स भाग पाया जाता है। सीकम के नीचे ही अपेंडिक्स भाग पाया जाता है। अपेंडिक्स का क्या चीज़? अपेंडिक्स एक अपसेसी अंग है। अपेंडिक्स एक क्या चीज़ है? तो अपसेसी अंग है, जो ये सेल्यूलोज को पाचन करता है। अपेंडिक्स किसको पाचन करता है? आपसे पूछ लेगा कि सेल्यूलोज का पाचन करता है। सेल्यूलोज कहने का मतलब है भोजन के साथ जब आप किसी अपशिष्ट चीज़ों को खा लीजिएगा तो ये पचाने का काम करता है। कौन? पचाने का काम कौन करता है? अपेंडिक्स। जब भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है ना, तो ये यहाँ पाचन नहीं होने के कारण, अपेंडिक्स में भोजन का पाचन नहीं होने, क्योंकि ये पाचन नहीं होता, बस ये अपशिष्ट अंग है। क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है ना वो मानवों में नहीं के बराबर यानी छोटा पाया जाता है, बट ये जानवरों में बहुत बड़ा पाया जाता है अपेंडिक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है जानवरों में। कौन? अपेंडिक्स। क्योंकि ये सेलुलोज का पाचन करता है। जानवर लोग चारा वगैरह जब खाते हैं तो उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा, इसी का पाचन करता है। कौन? तो अपेंडिक्स इसी का पाचन करता है। अपेंडिक्स में जो क्या चीज़ होता है, अपेंडिक्स एक क्या चीज़ है? अपसेची अंग है। अपेंडिक्स एक क्या चीज़ है? अपसेची अंग है। जब भोजन अपेंडिक्स में कहीं किसी कारणवश चला जाता है तो अपेंडिक्स जो है ना पक जाता है, क्योंकि इसमें पाचन नहीं होने के कारण यहाँ पे कुछ दिन में घाव हो जाने के कारण पक जाता है। पक हो जाने के कारण दर्द होने लगता है, तो इसी को काट के निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स को काट कर निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू।
आपसे पूछेगा कि अपक्षेत्री इनमें से कौन सा अपक्षेत्री अंग है, तो ये हो जाएगा आपको अपेंडिक्स हो जाएगा अपक्षेत्री अंग। मोलर में थर्ड मोलर आपको अभी जस्ट बताए हैं कि दांतों में मोलर पाया जाता है। मोलर की संख्या कितना था, मोलर की संख्या कितना था, आप लोग बताइएगा मोलर की संख्या कितना था। मोलर हम पूछ रहे हैं, मोलर की संख्या 12 था। 12 में से लास्ट मोलर आपको यानी 3 गो ऊपर, 3 गो ऊपर, 3 गो नीचे, यानी 6 6 12 मोलर की संख्या हो जाएगा। आगे हम चलते हैं सीकम। यही सीकम में ही जल का अवशोषण होता है। आपसे पूछेगा कि बड़ी आंत के कौन से भाग में जल का अवशोषण होता है, तो सीकम भाग में, क्योंकि छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ आता है, सीकम में। यहीं पर जल का अवशोषण होता है कहाँ, तो सीकम में। सीकम में ही म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस कहने का मतलब भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कहाँ करता है, तो बड़ी आंत के म्यूकस में, बड़ी आंत के कोलोन भाग में म्यूकस निकलता है, म्यूकस का निर्माण होता है। बड़ी आंत के कोलोन भाग में म्यूकस निकलता है जो भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। कौन, तो म्यूकस के निर्माण यानी मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। म्यूकस के निर्माण जो होता है ना, मलाशय में अपशिष्ट जो पदार्थ रहता है ना, उसको निर्माण को जमा करता है। कौन, तो म्यूकस। जैसे भोजन में कोई अपशिष्ट पदार्थ, अब जो पच उच के जो आएगा भोजन, यहाँ पे अवशोषण कर लेगा, यहीं पर जो है ना आपको जमा कर लेगा। कौन, तो सीकम जमा कर लेगा कहाँ, तो म्यूकस में। अगला, पाचन की क्रिया कौन सी क्रिया के द्वारा होती है। आपसे पूछ लेगा कि पाचन की क्रिया कौन सी क्रिया के द्वारा होती है, तो जल अपघटन की क्रिया। पाचन की क्रिया कौन सी क्रिया के द्वारा होती है, तो जल अपघटन की क्रिया के द्वारा पाचन की क्रिया होती है। अगला जो हमारा आ गया मल परित्याग, मतलब रेक्टम के द्वारा जो मल परित्याग होता है वो मल परित्याग हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि मल का पीला रंग किसके कारण होता है, तो हम बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, यूरोबिलिन के कारण होता है। मल का पीला रंग यूरोबिलिन के कारण, मल का पीला रंग यूरोबिलिन के कारण होता है। मल की बदबू किसके कारण आती है, मल की बदबू जो होता है ना किसके कारण आती है, तो इंडोल के कारण। मल की बदबू किसके कारण आती है, तो इंडोल के कारण। मल की बदबू किसके कारण आती है, तो इंडोल के कारण। इंडोल या अस्केटोल के कारण मल की बदबू आती है। इसकी तो मल की बदबू आती है। अब पूछेगा कि भोजन जब अवशोषण हो जाता है, अवशोषण के पश्चात तभी जो अवशोषण जब भोजन हो जाएगा तो अवशोषण के पश्चात कहाँ भेजेगा, तो कहाँ भेजेगा, लीवर में भेजेगा, यकृत में भेजेगा। यकृत में उपापचय की क्रिया के द्वारा, उपापचय पूछेगा कि यकृत में कौन सी क्रिया के द्वारा भोजन को पूरे शरीर में यानी शारीरिक यानी पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है, तो उपापचयन की क्रिया के द्वारा। लीवर में कौन सी क्रिया होती है, तो उपापचयन की क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। लीवर में कौन सी क्रिया के द्वारा, उपापचयन की क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। आपसे पूछेगा कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाएगा, तो जिंक, Zn। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाएगा, तो जिंक पाया जाएगा, इंसुलिन में जिंक पाया जाएगा। चलिए, अब पूरा हमारा मैराथन हो चुका है किसका, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये लगभग पीछे वाले वीडियो जितना हम पढ़ाएं लगभग 2 वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, और बहुत अच्छा से यानी समझ में आ जाएगा। और जो नए जुड़े हैं इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एजुकेशनल बाय शेख पर। चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।